अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड केवल फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में ही करंट को फ्लो होने देता है। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में ये करंट को रोक लेता है, फ्लो नहीं होने देता। इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिफिकेशन में काम में लेते हैं। ठीक है, रेक्टिफिकेशन में हम लोग ये कह लो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसको करने के लिए हमारे पास में दो तरह के रेक्टिफायर्स है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हम लोग इस तरीके से कोई सर्किट कनेक्ट करते हैं जिसमें एक पीएन जंक्शन डायोड यूज कर रहे होते हैं। ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है ना, ये केवल खाली एसी वोल्टेज को कन्वर्ट कर रहा है, उसको रिड्यूस या इंक्रीज कर रहा है, उससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, यहां पर हम लोगों को एसी वोल्टेज मिल रहा है। ठीक है, एसी वोल्टेज कुछ इस तरह का वेरिंग होता है ना। तो जब इस पर्टिकुलर टाइम पर है ना, ये पॉइंट ए बी पॉइंट के कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पर होता है, तब ये जो पीएन डायोड है वो फॉरवर्ड बायसिंग की स्टेट में आ जाएगा और ये करंट को इस तरीके से फ्लो होने देगा। ठीक है, तो जो करंट होगा वो एक्स से वाई डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। मान लो इस वाले पोर्शन के अंदर ए का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है और ये अभी डायोड वर्क कर रहा है, तो हमारे को आरएल के अक्रॉस कुछ वोल्टेज मिलेगा और वो हम लोगों को इस तरीके से मिल जाएगा, एक्स से वाई डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल आएगा, मतलब ये वाला साइकिल, ठीक है, उस टाइम पर इसका उल्टा हो जाएगा, बी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा, तो उस टाइम पर पीएन डायोड जो है रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में हो जाएगा। रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में ये करंट फ्लो करने नहीं देगा, तो हम लोग को यहाँ पर कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, जीरो वोल्टेज मिलेगा या जीरो करंट मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वापस से जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो ए पॉइंट फिर से हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, बी लो पोटेंशियल पे रहेगा, तो पीएन डायोड वर्क करने लगेगा और हम लोगों को एक्स से वाई डायरेक्शन में करंट मिलेगा। ये पोर्शन हम लोगों को मिल जाएगा। फिर से नेगेटिव वाले पोर्शन कट हो गया है। ठीक है, मतलब हम लोगों को कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो इससे इस तरीके से हमारे पास में जो वेव है ना, एसी वेव, उसका हाफ पोर्शन हम लोगों को मिल रहा है और हाफ पोर्शन कट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। और जो करंट मिल रहा होता है वो वन डायरेक्शनल करंट होता है और ये रेक्टिफाइड होता है। ठीक है, डायरेक्शन कहां से कहां तक है, इस वाले फिगर के हिसाब से एक्स से वाई की तरफ है। फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस तरीके से दो डायोड काम में ले रहे होते हैं। इस डायोड को मैं D1 बोल रहा हूँ, इस डायोड को मैं D2 बोल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर हम लोगों ने कोई एसी सोर्स कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और जब यहाँ पर सेंटर से हम लोगों ने एक सेंटर टेप बनाकर एक वायर को बाहर की तरफ निकाल दिया, या अंदर भी कनेक्ट कर सकते हैं इस वाले फिगर के हिसाब से, दोनों फिगर बुक्स में दिए हुए होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इधर यहाँ पर हमारे पास में एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो मान लो जो एसी इनपुट है वो कुछ इस तरीके का, ये हमारा एसी इनपुट है। मान लो जब एसी इनपुट का ये फर्स्ट पार्ट आ रहा है ना, तो उस समय पर मान लो ये ए पॉइंट जो है वो सेंट्रल टैप के कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल पर है, तो बी ऑब्वियसली लो पोटेंशियल पर होगा, तो ये वाला डायोड तो फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, तो इसके कारण से तो करंट फ्लो होगा, वो करंट एक्स से वाई की तरफ जाएगा, पर इसके कारण से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों को एक बार करंट मिल गया इस हाफ साइकिल के लिए D1 के कारण से। फिर नेक्स्ट जो हाफ साइकिल होगा उसमें एक हाफ साइकिल में ए पॉइंट तो सेंटर टैप के कंपैरिजन में लो पोटेंशियल में आ जाएगा, बी जो है वो हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा, तो इस टाइम पर जो D2 है ना, ये फॉरवर्ड बायसिंग वाले पोजीशन में आ जाएगा, तो इसके कारण से करंट फ्लो होगा और वो फिर से एक्स से वाई की तरफ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोगों को यहाँ पर फिर से आउटपुट मिल रहा है, इसके जैसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों को इस जगह पर आउटपुट नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने ये आउटपुट बना दिया है और ये यहाँ पे लिख दिया है कि ये D2 के कारण से मिल रहा है। फिर नेक्स्ट वापस से जब इसका पॉजिटिव साइकिल आता है तो D1 के कारण से करंट फ्लो होगा, वो भी एक्स से वाई की तरफ मिलेगा, ये मिल गया। फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल, मतलब ये नेगेटिव वाला हाफ साइकिल, इसमें हम लोग को D2 फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में मिलेगा, तो करंट एक्स से वाई की तरफ आएगा, तो हम लोग को ये वाला करंट मिल गया D2 के कारण से। अब यहाँ पे जो हम लोगों को करंट मिल रहा है ये अभी यूनिडायरेक्शनल ही मिल रहा है, मतलब जो मिल रहा है उसकी डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ ही है, इधर भी डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ ही है। ध्यान रखना है कि कौन सा फिगर है और डायरेक्शन पूछता है तो हमें बताना है कि डायरेक्शन किस से किस तरफ है। ठीक है, लेकिन जो करंट मिलेगा ना वो स्टेडी नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये अभी यूनिडायरेक्शनल तो है लेकिन अभी परफेक्टली डीसी नहीं बना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको स्टडी करने के लिए हम लोग फिल्टर सर्किट काम में लेते हैं। अब हम लोग फिल्टर सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, फुल वेव रेक्टिफिकेशन से हम लोगों को पल्सेटिंग करंट मिल रहा था। ठीक है, स्टडी करंट नहीं मिल रहा था, तो हम लोग यहाँ पर एक फिल्टर लगाते हैं और एक स्टडी करंट ऑब्टेन करते हैं, मतलब हम लोगों को अब डीसी करंट मिलने लगता है। इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो रेक्टिफायर है उसके पैरेलल या लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल हम लोग एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग शंट कैपेसिटर फिल्टर बोलते हैं, ये नाम हम लोगों को ध्यान रखना है, पैरेलल कनेक्ट कर रहे होते हैं। ये कैसे वर्क कर रहा होता है, इसको दो तरीके से बोला जाता है और दोनों तरीकों को हम लोगों को
समझना है। ठीक है, देखो हमारे पास में ये एसी इनपुट है, इससे हम लोगों को आउटपुट इस तरीके से मिलना चाहिए था पहले, है ना, मतलब यहाँ पर ये जो पल्सेटिंग करंट है या पल्सेटिंग वोल्टेज है वो इस तरीके से मिलना चाहिए था, लेकिन अब फिल्टर लगाने के कारण से ये इस तरीके से मिल रहा है, ये ऐसे जाएगा, फिर ये पूरा तरीके से नीचे नहीं हो पाता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आता है, फिर जाएगा, फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट जाएगा, इस तरीके से हम लोगों को एक अच्छा डीसी मिल रहा होता है। ठीक है, इसको हम लोग फिल्टर्ड वोल्टेज बोल देंगे या फिल्टर्ड करंट बोल देंगे। अब हो क्या रहा होता है यहाँ पर, ये देखते हैं। देखो मान लो यहाँ से हमारे पास में आउटपुट आना शुरू हुआ, तो जब आउटपुट आना शुरू हुआ तो सपोज ये करंट है या वोल्टेज है, तो ये वोल्टेज बढ़ना शुरू होएगा, है ना। तो जब वोल्टेज बढ़ रहा है तो अपनी बढ़ते बढ़ते एक पीक वैल्यू तक चला जाएगा, तो ये जो यहाँ से करंट आएगा वो करंट उस समय पर कैपेसिटर में भी जाएगा और आरएल में से भी फ्लो होगा। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटर है, हम लोग को पता है कि कैपेसिटर में से जब करंट फ्लो होता है तो वो चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो थोड़े समय के बाद में, है ना, ये समय बहुत ज्यादा कम होता है, पर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़े समय के बाद में ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाएगा, अपनी मैक्सिमम जितना चार्ज हो सकता है उतना चार्ज हो जाएगा। तब तक यहाँ पर आरएल में करंट बढ़ता है। ठीक है ना, फिर ठीक है, करंट बढ़ गया आरएल के अंदर, हम लोगों को पीक के हिसाब से यहाँ पर एक पीक मिल गया। ठीक है, अब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया। जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो इस वाले पोर्शन से कोई करंट नहीं फ्लो होना, जो करंट फ्लो होना है वो किस में से फ्लो होगा, आरएल में से फ्लो होगा। ठीक है ना, हम लोगों को यहाँ पर आरएल में पीक करंट मिल रहा है। ठीक है, ये काम जल्दी होता है, कैपेसिटर जल्दी चार्ज होता है। ठीक, अब है ना, जब यहाँ पर पीक के बाद में आरएल में से करंट कम होने लगता है, जब आरएल में से करंट कम होने लगता है ना, तो इस वाली लाइन में भी करंट कम होने लगेगा। ठीक है, तो उसके कारण से ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। तो ये डिस्चार्ज किस तरफ होगा, आरएल की तरफ डिस्चार्ज होगा। ठीक है, जब ये आरएल की तरफ डिस्चार्ज होगा तो इसका मतलब ये एडिशनल करंट जो है आरएल को देगा, है ना। ये जो एडिशनल करंट है वो मेन यहाँ वाला करंट है ना, आउटपुट वाले करंट को कम नहीं होने देता है, ये वापस से उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, फिर से एक पीक लेवल तक आरएल में करंट जाता है ना। ठीक है, और उस टाइम पर कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज तो हो ही रहा था, साथ साथ में चार्ज भी हो रहा है, तो उस टाइम तक कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज भी हो रहा था। ये दोनों चीजें हो रही होती हैं, है ना। डिस्चार्जिंग का प्रोसेस कंपेरेटिवली स्लो होता है और चार्जिंग का प्रोसेस जो है कंपेरेटिवली ज्यादा होता है ना। ठीक है, फिर वही बात, जब पीक करंट पहुंच चुका होता है तो उसके बाद में फिर से नेक्स्ट साइकिल के लिए इस पर करंट कम होने लगता है। जब फिर से आरएल में करंट कम होने लगेगा तो कैपेसिटर फिर से डिस्चार्ज होएगा और करंट को कम नहीं होने देगा, मेंटेन करके रखेगा, और हम लोगों को इस तरीके से कंप्लीटली फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज या करंट की जगह पर एक स्टेडी टाइप का करंट मिलने लगता है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो आउटपुट है या करंट है या वोल्टेज है वो फिल्टर हो गया है। ठीक है, इसको दूसरी तरीके से भी बोला जाता है कि जो आउटपुट हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ये जो आउटपुट यहाँ पर मिल रहा है, इसके अंदर दो तरह के पार्ट है, एक एसी वाला पार्ट है और एक डीसी वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये जब करंट इस पॉइंट पर आता है तो कैपेसिटर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कर रहा होता है। कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो होता है Xc = 1/2πfc। ये क्या करता है, ये एसी कंपोनेंट्स को तो पास होने देता है ना, क्योंकि उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डीसी कंपोनेंट को पास नहीं होने देता, क्योंकि डीसी कंपोनेंट की याद करो भाई, फ्रीक्वेंसी 0 होती है तो Xc इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब डीसी कंपोनेंट के लिए ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डीसी को ये अलाउ नहीं करता, एसी को अलाउ करता है। तो क्या होगा कि जो यहाँ से हमारे पास में फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आ रहा है, जिसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि एसी पोर्शन भी है, डीसी पोर्शन भी है, तो ये एसी पोर्शन को तो अपने में से पास होने देता है, डीसी पोर्शन को इधर धकेल देता है, तो ये कहाँ जाएगा, आरएल में जाएगा। तो हम लोग को आरएल पे क्या मिल रहा होगा, डीसी करंट, या ये बोल दो कि आरएल के अक्रॉस हम लोगों को डीसी वोल्टेज मिल रहा होता है। कुछ लोग इसको इस तरीके से भी बोलते हैं। दोनों ही फंडे अपनी जगह पर ठीक है, हम लोगों को दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ये पोर्शन एनसीईआरटी में यूज किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो कैपेसिटर यूज होता है वो लार्ज सी वैल्यू, मतलब लार्ज कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर यूज किया जाता है।